Assalamu alaikum. And this is our second session on the assessment methods in undergraduate medical education. थोड़ा सा हम एक रिकेप कर ले कि प्रीवियस सेशन में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज हमने मेलर पिरामिड या मेलर प्रिज्म पर बात की थी। उसके बाद जो हमने थोड़ी सी असेसमेंट ऑफ नॉलेज पर जनरल बात की एंड देन वी लिस्टेड ऑल द डिफरेंट वेरियस assessment methods of knowledge, and that include multiple choice question, both A type and R type, then the key feature question, the short answer question, the essay question, modified essay question, the script concordance test. प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी ए टाइप के बारे में, आर टाइप के बारे में, दोनों एमसीक्यूज में क्या डिफरेंस है। हमने की फीचर्स क्वेश्चन के बारे में बात की थी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात की थी, ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात की थी। इन सब की वैलिडिटी रिलेबिलिटी हमने डिस्कस की थी। इस सब की हमने एग्जांपल जो है डिस्कस की थी। देन आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन, ये स्टार्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे टुवर्ड द स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट विद एग्जांपल्स। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम जो हमारे स्टूडेंट्स की जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है, जो उसकी प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स या प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उसको हम किस तरह से करते हैं, उसकी क्या क्या जो है मेथड्स हैं, उसको हम ब्रीफली जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो जाते हैं टुवर्ड्स द मॉडिफाइड essay question. That was the multiple choice question. We discussed that different parts of the type MCQ. And there were two types of MCQ, context free and context rich. That's an example of the R type MCQ. That's an example of the key feature question. Then we discuss the short essay question and the long essay question. और modified essay question पर थोड़ी बहुत हमने बात की थी। हमने एग्जाम्पल यहाँ तक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि modified essay question जो है ये क्या है। So modified essay question जो है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ essay question, नाम से ही भी जाहिर है, लेकिन क्या इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन की गई है ये हम एग्जांपल्स में जाके फिर डिस्कस करेंगे। It consists of a case followed by a series of question. अब ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ये एक वो मॉडिफिकेशन है इन ऐसे क्वेश्चन में कि वहां पर सिंपल केस होता है, फिर एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर सीरीज ऑफ क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन जो है दैट रिलेट टू द केस एंड दैट मस्ट बी आंसर्ड इन द सीक्वेंस आस्क्ड। अब ये सीक्वेंस भी जरूरी है। This lead to question interdependency, and a student answering the first question incorrectly is likely to answer the subsequent question incorrectly too. और सीक्वेंस में एक क्वेश्चन आ रही है तो अगर पहले क्वेश्चन का जो आंसर अगर स्टूडेंट गलत दे देता है तो उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हो जाएंगे। इट मीन कि ये जो सीक्वेंस है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, these are interdependent on each other. There is question interdependency. क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंसी का मुराद ये है कि एक क्वेश्चन जो है ये दूसरे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर इसका आंसर सही हो जाता है तो फिर जो है आगे का क्वेश्चन जो है ये भी सही होगा। मिसाल के तौर पर हम पेशेंट देखते हैं, अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमसे कुछ इधर उधर हो जाती है और हम गलत डायग्नोसिस पे जाते हैं, तो इफ वी हैव डायग्नोस्ड incorrectly, so obviously हमारी बात की आने वाली जो डिसीजंस है अबाउट द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन वो भी जो है गलत होंगी, क्योंकि हम डायग्नोसिस को देखती ही जो है हम जो अपनी प्रोटोकॉल बनाते हैं। सो दैट इज, इस तरह भी एक सीन यहाँ मॉडिफाइड इस क्वेश्चन में कि जिसमें सारे क्वेश्चन एक केस की से रिलेटेड होंगी और उस क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, उसी सीक्वेंस से ही जो है स्टूडेंट्स आंसर देगा और एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए तो फिर बाद का भी गलत हो जाएगा। Therefore, no review or possibility of correcting previous answer is allowed, because अगर previous question उनको हम इजाजत दे कि correct them, so obviously बाकी जो है वो भी वो correct हो जाएंगे। So that is why जो है ये इजाजत हम नहीं दे सकते, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, रिजल्ट जो है 22 की और असेसमेंट जो है जस्टिफाइड नहीं होगी। The students are provided with a limited amount of patient data and then asked to write a brief answer to a question. Such question may relate to history taking, examination finding,
डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। रिहेबिलिटेशन के साथ हो सकती है, देयर मे बी अबाउट द मैनेजमेंट, द ट्रीटमेंट के बारे में हो सकती है। A well-written MEQ modified is a question that assists the approach of student to solve a problem, their reasoning skill, and their understanding of concepts, rather than recall of factual knowledge. Factual knowledge जो है उसको अगर हम assess करना चाहते हैं, so then we use the R type MCQ, the A type MCQ, वो या short answer question जो है वो हम इसके लिए use कर सकते, लेकिन ये जो रीजनिंग स्किल है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इन सब के लिए जो है वी नीड सम कॉम्प्लेक्स एंड सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ असेसमेंट। उसमें से एक जो है ये MEQ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसी जो MEQ है, दैट इज दैट मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन, इसकी जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो बहुत मतलब इतनी अच्छी नहीं है। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से मुराद जो है that is the reliability and validity, and that is one of the reason why they are less used. And nowadays these modified essay question, because of its less reliability and that weak reliability and weak validity जो है, these question they have been replaced by the key future question जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम ये भी बता चुके हैं कल वाले सेशन में कि यहाँ पे जो ये की फ्यूचर क्वेश्चन है, इसकी वैलिडिटी एज फॉर द असेसिंग द क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इसकी वैलिडिटी बहुत हाई है, रिलेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। सो दैट इज द रीजन these MEQ they are not used commonly and they have been replaced by the key feature questions. Examples: Mr. A tells you that she had catarrh for years and that in the last 2 months she has headache. She had headache made worse by blowing her nose. Catarrh, which means that the presence of some that excess mucus in the nose and other nostrils. Question क्या है? What two common diagnoses might you consider to be the most likely at this stage? अब ये छोटा सा जो उनको डेटा मिल गया है, इस छोटे से डेटा या छोटे से इंफॉर्मेशन कम इंफॉर्मेशन पर वो क्या करेंगे, दे विल जस्ट राइट टू कॉमन डायग्नोसिस, और उस पे जो है इनको मतलब ऐसे जो हो जिसकी चांसेस हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस बेस पर जो है आपने ये डायग्नोसिस लेके हैं, या जो है एक दोनों डायग्नोसिस के आप सिम्टम्स दे दें या साइन एसोसिएटेड विद ईच डायग्नोसिस। अब अगर सपोज इसका पहला वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो जो दोनों डायग्नोसिस उसमें नहीं आते, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो डायग्नोसिस साइन एंड सिम्टम्स लिख देता है, वो तो इसी डायग्नोसिस के बेस पर लिखेगा तो भी गलत कंसिडर होगा। यहाँ पर अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन डाल लें कि write down the most common primary or that secondary or that simple etiology of these diagnoses की etiologies की why these diagnoses these entities happen, तो वो भी अपने जो डायग्नोसिस उसने लिखा है उसकी ही काजेस लिखेगा तो भी गलत होगा। या अगर हम इस तरह लिखते हैं कि राइट डाउन द मैकेनिज्म of these injuries, of these diagnoses, of these conditions, कि होता क्या है पैथोफिजियोलॉजी लिखी, तो आप उसी डायग्नोसिस को देखते हो और पैथोफिजियोलॉजी लिखेगा, मैकेनिज्म लिखेगा। तो या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर इसको रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी जो दो कंडीशन है, व्हाट इज द बायोमेकेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन हो गए हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है, दीज ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, और स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता है तो फिर जो है नीचे क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली गलत कंसिडर होगी। So that's why the students are not allowed, if they are having assessment with this method, they are not allowed to have any type of correction in editing or modification in the first question. The last assessment which we are going to discuss in this session, that is the script concordance test, shortly known as the SCT. और भी बहुत सारे assessment methods है, लेकिन चूंकि ये commonly used है and they are being supported and available and reported in the literature, that's why we have just combined them in these sessions. तो SCT जो है, there is a very new format, और ये
आहिस्ता आहिस्ता से जो है मुख्तलिफ जो कंट्रीज, जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस है, इसमें ये यूज हो रहा है. This this format is designed to test the clinical reasoning in uncertain situations. ये mostly उन scenarios में use होता है कि suppose something is in your mind, आप एक केस सीनियर आपके सामने, ये उसके बारे में आपने एक माइंड बनाया है कि ये कंडीशन है, इसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे, ये ट्रीटमेंट होगा, ये होगा. लेकिन उसकी आपकी इस प्लान के बाद जो है एक न्यू इंफॉर्मेशन that may be related to the symptom of the patient, that may be related to the investigation report, that may be related to the past history of the patient, that may be related to the family history, that may be related to the other comorbidity हो सकती है, other morbidity हो सकती है, disease हो सकती है, जो आपको पता चल जाता है. It means आप उस अब न्यू इंफॉर्मेशन के बाद आप अपना ये प्रीवियस जो आपने प्लान बनाया था, आप इसको किस तरह देखेंगे, उसको उसी प्लान के साथ जाएंगे, यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, या जो है उस प्लान में आप चेंजेस लेके आएंगे. तो ये जो है 3 पार्ट्स इसके होते हैं कि व्हाट यू थिंक, देन यू फाइंड, नाउ व्हाट यू थिंक. उस न्यू इंफॉर्मेशन के बाद आप फिर आपकी क्या सोचें. तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, और ये बहुत जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी होती है, कि उनकी जो क्लिनिकल रीजनिंग है, ये बेहतर तरीके से इससे असेस हो सकती है. So this format is designed to test the clinical reasoning in uncertain situations. It is based on the principle that the multiple judgment made in these clinical reasoning process can be probed, and their concordance with those of the panel of reference experts can be measured. The test has gained face validity. और क्यों इसकी face validity ज्यादा है? Because the content जो इसमें होते हैं, they are exactly the same content that clinicians do every day. These type of assessment, they are based on short case scenarios followed by related questions. They are presented in 3 parts. अब ये जो short case scenario है and then series of question है, that is exactly similar to the modified essay question. लेकिन यहाँ पर वो sequence जो है वो जरूरी नहीं है. यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो है उसमें जरूरी नहीं है कि पहला जो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बल्कि उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन होता है दैट इज इम्पोर्टेंट. बाकी 2 जो है वो क्वेश्चन इवन होती भी नहीं है. लास्ट क्वेश्चन जो होता है, लास्ट जो स्टेटमेंट होती है, दैट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट वन, कि आप इसमें इस डिसीजन क्या लेगा ये. तो इसकी जो पार्ट्स है, देयर आर 3 पार्ट्स, एंड इस पार्ट्स को देखते हुए वी कैन से दैट दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर असेसमेंट मेथड्स. एंड दीज 3 पार्ट्स आर, पहला पार्ट जो है दैट इज इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, जैसे हमने कहा कि प्रीवियस में, कि वहां पर आप एक पेशेंट की सीनियर आपके सामने आई है और आपने एक प्लान बनाया है कि नाउ व्हाट टू ऑर्डर, कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, सपोज दीज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, दीज रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये जो है बायोप्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. आपने एक माइंड में एक बनाया है कि प्रोटोकॉल के नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. दैट इज द इनिशियल पोर्शन. पहला पार्ट जो है इसका यही है, contain a relevant diagnostic or management option. The second part of this type of assessment is and then you were to find, यानी एक न्यू इंफॉर्मेशन आ जाती है आपकी, इस जो आपने आप सोच रहे थे उसके बाद जो है आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन आ जाती है which is relevant, which is related to this patient, to this scenario. अब तीसरा में क्या लिखा होता है, this option or become. अब आपका जो थिंकिंग है, उस जो आपने बनाए थे इस सेकंड जो न्यू इंफॉर्मेशन के बाद, अब उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ जाएंगे. यानी न्यू इंफॉर्मेशन का कोई काम जो है डिफरेंस नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन योर प्रीवियस थिंकिंग, आपके प्लान, आपके प्रोटोकॉल पर कोई असर नहीं होगा, या आप जो है इसमें एक्सेप्ट करेंगे, या जो है आप जो है रिजेक्ट करेंगे, या नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन. तो ये जो है इस तरह के होगा. अगर आप जो है इसके साथ जाएंगे तो फिर ये होता है कि आप श्योर हैं या आप वेरी श्योर है. तो श्योर है तो इससे आप +1 जो है आंसर दिया जाता है स्कोर, और अगर वेरी श्योर है तो उसको +2 दिया जाता है. 0 जो है इसको व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू आर अनक्लियर,
आप जो है आपके पास ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना रिजेक्ट कर सकते हैं, यू आर अनएबल टू डिसाइड, सो फिर वहां पर 0 स्कोर होगा। और आप कहते हैं कि यस आई एम श्योर टू रिजेक्ट एंड टू कैंसिल माय प्रीवियस हाइपोथेसिस, जो है प्लान जो मैंने बनाया था, यस आई एम क्वाइट श्योर टू कैंसिल द प्रीवियस वन, तो फिर -1 एंड -2 होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल। आप इस एग्जांपल के बाद मेरे ख्याल में ये और भी आप समझ क्लियर होगा कि व्हाट डज दिस SCT मीन। So the scenario is a 72-year-old woman is referred from her nursing home to the emergency room for an acute shortness of breath. Her past medical history include type 2 diabetes mellitus, cognitive heart failure, and heavy smoking. She was recently given morphine sulfate for the then intractable back pain. You are discussing the possibility of a pulmonary embolism. Now, इसके साथ यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन की 3 पार्ट्स है, 1 2 3। अब आपकी इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कि आप क्या करेंगे कि ऑर्डरिंग ए कंप्यूटर टोमोग्राफी, ताकि एम्बोलिज्म जो है इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग, यू हैव जस्ट, बल्कि आपने ऑलरेडी सोच रखा है कि आई एम गोइंग टू रिपोर्ट या ऑर्डर करूं इसका जो इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट लिखूं फॉर ए कंप्यूटर टोमोग्राफी। लेकिन suddenly you find that her serum creatinine was very high, and that was 110 micromole per liter. अब यहाँ पर ये जो आपकी सीरम क्रिएटिनिन लेवल आ जाती है, उसके बाद दोबारा आप उसको कंप्यूटर टोमोग्राफी के साथ अगर जा रहे हैं एंड विद सम अनसर्टेनिटी, तो इट मीन +1। with no uncertainty, you are very sure that yes, a computer tomography, after knowing this that the patient has high creatinine, serum creatinine level, तो आप +2। Now if you are uncertain but still आप उस अनसर्टेनिटी की वजह से, यहाँ पर अनसर्टेनिटी थी लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी थी आपने उसकी बेस पर इसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने कहा है विद वैलिड रीजन दैट यस नाउ द पेशेंट जो है उसके हम ये प्रीवियस जो यहाँ पर आपकी वो उसके और रिजेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर आप स्कोर करेंगे, सिंपल 0 को स्कोर करेंगे। You don't know, it mean if you have no knowledge या if you have that confusion, the students जो है वो यहाँ पर कि उसको ये ज़हन में नहीं आ रहा है कि अगर सीरम लेवल 110 है तो क्या हम कंप्यूटर टोमोग्राफी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जरूरत है कि नहीं है। तो अगर वो डिसीजन नहीं ले सकते, so they will just write down here 0 and then सेकंड क्वेश्चन इज कि वो एक ऑर्डर लिख रहे हैं कि इसका जो VAQ लंग स्कैन है, VAQ जो है दिस इज द वेंटिलेशन परफ्यूजन में जो मैचिंग है उसको कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, सो दैट रीचेस टू द अल्वेलाई, उसको लेने के लिए लंग्स से लेने के लिए वहां से जो है हेमोग्लोबिन के साथ जो है ब्लड आ जाती है उससे हार्ट की तरफ से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। आप पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजन आती है, जो ब्लड आती है, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेके हम इनहेल कर देते हैं, तो वहां पर उनकी मीटिंग होती है, ये ऑक्सीजन मिल जाता है विद द ब्लड एंड देन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बैक टू द हार्ट, जहां से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये जो वी क्यू रेशो है, इससे मुराद ये है कि वी से मुराद जो है कि व्हाट इज द, यानी इस रेशियो में हम ये देखते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वी हैव इनहेल्ड एंड हाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हिच इज बीन रीच्ड दैट कैपिलरी, जहां से आप ये एल्वेलर मेम्ब्रेन से ये जो है इसकी एक्सचेंज होगी। तो यूजुअली जो है ये रेशो 1 होती है नॉर्मली, व्हिच इज क्वाइट इक्वल की द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच हैव बीन रीच्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हिच हैज बीन पम्प्ड टुवर्ड्स दैट लंग्स टुवर्ड्स दैट वेलाई फ्रॉम द हार्ट। इसको कहते हैं दैट वीक्यू। अब वीक्यू रेशो जो है दैट इज क्वाइट helpful in the different diagnosis। तो the students के क्वेश्चन है कि भाई you are ordering a VQ lung scan जो है उसकी तरफ आप जा रहे हैं। then a history of chronic obstructive lung disease, ये उसकी हिस्ट्री आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, you will go again for that VQ lung scan या you will just reject, या you, the students कहते हैं no I don't know what to do now।
The third one is ordering a D-dimer test, then a case of ovarian cancer in your patient's medical record. अब क्या करें, D-dimer test की तरफ इसको भेजे या ना भेजे? तो then here that will be -2, -1, 0, +1, +2. And this is known as the Likert scale. This is the new information, and that is the investigation action. That may be a treatment as well. आप इनको एक treatment दे रहे हैं, लेकिन फिर आपको एक new information मिल जाते हैं, तो still you will stand with your previous decision, or you will just go against your decision in the previous decision. So such, they are known as the SCT assessment method. इनमें से -2 जो है, that is strongly contraindicated, contraindicated, neither more or less indicated, indicated, strongly indicated. ये आप क्यों कर रहे हैं कि ये आफ्टर दिस लेवल, और ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और ये जो है इंडिकेटेड है, स्टिल you are there is some point, some percentage of certainty in your this decision, but still you go with your, you stand with your decision. So the ये जो है last assessment था, that was the ECT, which is known as the skip concordance test. ये एक another example है. A 25-year-old male patient is admitted to the emergency room after a fall from a motorcycle with a direct impact to the pelvis. Water signs are normal. The X-ray reveals a fracture of the pelvis with a disjunction of the pubic symphysis. अब इसको जो है थोड़ा सा pelvic ilium bone जो है वहां पे उसको फ्रैक्चर हो गई है. तो if you are thinking of urethral rupture, लेकिन फिर आपको पता चल जाता है, सपोज ऑन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दैट देयर इज यूरिथ्रल ब्लीडिंग, तो नाउ व्हाट you think, it is a urethral rupture or not? Again, -2, -1, 0, +1, +2. आपका हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो सकता है, आपका प्रीवियस जो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, वो अब क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, दे आर यूज्ड टू असिस्ट द क्लिनिकल रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट, कि अगर इनको एक स्पेसिफिक अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है, तो फिर वो क्या डिसीजन लेंगे. तो दे आर वेरी गुड रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी फॉर चेकिंग द स्टूडेंट्स क्लिनिकल रीजनिंग. अब आएंगे अब टुवर्ड्स द असेसमेंट ऑफ दैट प्रैक्टिकल स्किल्स, जो साइकोमोटर डोमेन है, जो इनकी परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिकल जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हम जो है किस तरह चेक कर सकते हैं. सो देयर आर टू ब्रॉडली कैटेगरीज ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. वन इज द वीट्रो, द अदर इज द वीवो. अब वीट्रो का मतलब ये है कि इवन जिस पर ये टेस्ट करा रहा है, जिस पर ये एग्जामिनेशन कर रहा है, जिसको ये ट्रीट करने जा रहा है, ये कोई रियल पेशेंट या रियल बंदा नहीं हो, बल्कि दे विल बी स्टैंडर्डाइज पेशेंट होगा. यानी रियल लाइफ जो है, जिस तरह के आप देखिए पेशेंट है, वो एज एक्ट कर रहा है, किसी एक पेशेंट सिम्टम उसमें एक्ट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द स्टैंडर्डाइज पेशेंट. या कोई सिमुलेटेड बॉडी है, देयर इज नॉट अ रियल पर्सन, तो दैट विल बी नोन एज असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन विट्रो. असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन व्यू से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स को आप लेके जाते हैं किसी हॉस्पिटल, वहां पर जो है पेशेंट जो है वार्ड में, इनको आप लेके जाते हैं, और वहां पे जो पेशेंट लेटा हुआ है, वहां उसकी आप कोई क्वेश्चन आंसर कराते हैं, या जिस जगह पे आप एग्जाम ले रहे हैं, दैट मे बी ए क्लासरूम, दैट मे बी ए क्लिनिकल लैब्स हो सकती हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहां पे आप रियल पेशेंट को लेके आते हैं, और फिर उसी को मॉडल बना के उनसे आप कुछ प्रैक्टिकल्स जो है वो आप उसको असिस्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है और किस तरह कर रहे हैं, फिर उसको आप मार्किंग कर देते हैं. सो दिस इज देन नोन एज द परफॉर्मेंस इन वीवो. तो सिंपल उसमें से ये है कि अगर रियल लाइफ पेशेंट है, तो दैट विल बी असेसमेंट इन वीवो इन्वायरमेंट. एंड अगर ये पेशेंट नहीं है, बल्कि दे आर नॉर्मल पीपल, हेल्दी पीपल दैट इट लाइक अ पेशेंट, या सिमुलेशन है वहां पे, तो देन दैट विल बी असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन वीट्रो. Both categories involve demonstration of a skill or behavior continuously or at a fixed point in time by a student, and observation and marking of that demonstration by the examiner. अब ऑब्जर्वेशन जो है, ये कंटिन्यूस से मुराद ये है कि और एक और की सेशन उसमें ये चलता आ रहा है, व्हाट ही इज डूइंग फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, या तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, या एक सिंपल पॉइंट पे कि आप इसके साथ क्या करें, ये करें, किस तरह करेंगे एक सिम स्पेसिफिक पेशेंट के साथ, एंड द एग्जामिनर इज देन ऑब्जर्विंग. तो ये दोनों जो है हो सकते हैं. सेवरल टूल्स सच एज द चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल,
and structure and unstructured report that can be used to record the observation and to assist in the marking or assessment of the demonstrators. अब चेक लिस्ट और रेटिंग स्केल जो है ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ये होता है कि चेक लिस्ट में हम सिंपल इनको टिक लगा लेते हैं या कर देते हैं कि यस इसने ये किया उसने ये नहीं किया, जबकि रेटिंग स्केल में हम उसको रेट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा लाइकर स्केल जिस तरह होता है कि ही वाज गुड, ही वाज वेरी गुड, ही वाज बैड, ही वाज वेरी बैड, ही वाज जस्ट फेयर, इस तरह की जो हम उसकी रेटिंग करते हैं। जबकि चेक लिस्ट में इस तरह की रेटिंग नहीं होती, उसमें सिंपल ये होता है कि यस उसने ये किया, उसने ये ठीक किया, उसने ये गलत किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया। तो ये जो है चेक लिस्ट और रेट स्केल में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर रिपोर्ट, उसमें भी आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर से मुराद क्या है। सो दे कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड टू असिस्ट इन द मार्किंग ऑफ असेसमेंट ऑफ सच डेमोन्स्ट्रेशन। Checklist and rating scale, they are used as scoring method in various form of assessment, जिसमें से ये जो है असेसमेंट मेथड हो सकते हैं involving including objective structure clinical examination or objective structure practical examination, ASCII and ASPE, and then the direct observation of the procedure skills. जो अंडरग्रेजुएट हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो है मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल यूज होती हैं, दिस इज द ASCII एंड ASPE। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम जो है उसकी थोड़े से अलग एक सेशन लेंगे व्हाट वी मीन बाय द ASCII एंड ASPE, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको हम अरेंज किस तरह करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, इसकी मार्किंग किस तरह होगी, इसकी जो असेसमेंट वो किस तरह करेंगे, डिटेल हम उस पर शेयर करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसीजर्स के जो है डॉप्स जो है ये मोस्टली ट्रेनिंग्स के साथ होता है या हाई लेवल पर की जाती है, मेडिकल साइड पे ज्यादा होती है, अदर जो हेल्थ साइंसेज होते हैं उसमें इतनी कॉमन ये नहीं है। पीयर असेसमेंट हो सकती है, सेल्फ असेसमेंट एंड द पेशेंट सर्विस, इन तमाम में जो हेल्थ साइंसेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में यूज होती हैं, दैट इज मोस्ट कॉमनली दैट इज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ASCII एंड द ASPE. The assessment of actual performance, what the doctor does in practice, is the ultimate goal of evaluate assessment of clinical competence. However, despite of the face validity of this in training assessment, problem of inadequate reliability due to lack of standardization, limited observation, and limited sampling skills are cause of concern and limit their use as summative high stakes or qualifying examination. लिमिटेड सैंपल ऑफ स्किल्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में नुकसान क्या होता है, बायसनेस क्या होती है कि वहां से जो कंटेंट होती है उससे बहुत कम कंटेंट जो है ये असिस्ट की जाती है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है ये रह जाती हैं, तो लिमिटेड सैंपल उसको कहा जाता है। लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से मुराद इसमें ये होता है कि जो प्रॉब्लम ये क्या है कि सपोज अगर थोड़ी बहुत इसकी ऑब्जर्वेशन इधर हो जाती है और पेशेंट गलत ठीक स्टूडेंट जो है गलत ठीक कर लेता है तो उसके मार्क्स जो है ऑब्वियसली फिर बायस्ड होंगे। या जो है स्टैंडर्डाइजेशन के पेशेंट जो है अगर रियल लाइफ नहीं है, ये जस्ट अ स्टैंडर्ड पेशेंट, ही इज एक्टिंग लाइक अ पेशेंट, तो समहाउ जो है ये इसको एक हेल्प कर सकता है, क्लू कर सकता है टू बी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये जो है थोड़ा सा इस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑस्किन अदर की इसकी जो फेस वैलिडिटी है ये बहुत ज्यादा है। फेस वैलिडिटी से मुराद ये है कि ये जो चेक कर रहे हैं एग्जैक्टली दैट इज ऑल व्हिच द डॉक्टर्स डू इन रूटीन लाइफ एंड योर डेली लाइफ। सो दैट्स व्हाई कंटेंट जो है इसका फेस वैलिडिटी ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जो है ये उसकी रिलेबिलिटी और reliability उसकी क्यों कम होती है, that inadequate reliability is because of the lack of standardization, because of limited observation and because of that limited sampling जो है। तो we can say that कि previously जितनी भी assessment हमने किए उसमें थे अगर इसकी validity वीक थी, हाई नहीं थी, तो उसकी reliability जो है वो भी वीक होती थी या हाई होती थी। यहाँ पे जो है इसकी validity तो बहुत अच्छी है, बिकॉज जो हम असेस करना चाहते हैं exactly that is each every day the doctors do in their clinics and their hospitals in their wards। लेकिन उसकी फिर रिलेबिलिटी जो है थोड़ी सी, और रिलेबिलिटी को फिर जो है हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं,
ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो आगे कंसेप्ट आया है कि स्टेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेशन, तो जब हम जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टेशन, सपोज 20 स्टेशन बना लेते हैं, 25 स्टेशन बना लेते हैं, तो इससे हमारा जो लिमिटेड सैम्पलिंग वाली इशू है ये कवर हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन इससे ये होता है कि अगर हम रियल लाइफ पेशेंट वहाँ पे बैठाएं एज अ मॉडल, तो उससे भी जो है स्टैंडर्डाइजेशन वाली इशू जो है हल हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो स्टैंडर्डाइज पेशेंट हम वहां पर बैठाते हैं, देयर शुड बी वेरी ट्रेन, उसको उसको भी जो है ट्रेनिंग की जरूरत, ट्रेन होता है तो फिर भी ये मसला हल हो सकता है। और जो एग्जामिनर वहां पे ड्यूटी देते हैं एज इस ऑस्की एंड ऑस्पी और अदर एग्जाम में, डॉप्स में, तो दो चीजें जरूरी है। एक तो इनकी नंबर, मतलब दैट शुड बी इनफ as according to that number of students, and secondly they should be trained about, they should know about the ongoing exam, कि उसकी किस तरह करेंगे और इसकी पर्पस क्या और ये होता क्या है। तो ये तीनों अगर इस तरह की हो जाए तो then we can control the reliability, we can increase the reliability। वैलिडिटी तो इसकी ऑलरेडी अच्छी थी। तो and that is one of the reason जो है ये Austrian hospital that is very commonly used, because इसकी reliability जो है that is possible to increase, validity इसकी ऑलरेडी अच्छी है। So to mimic real condition, assessment and simulated setting have been designed to assess performance such as the OSCE and OSPI। वहाँ पे जो है वहाँ पे ट्रेन स्टैंडर्डाइज पेशेंट होते हैं, वहाँ पे सिमुलेशन होती है, और ये जो है उसकी रियल, बिल्कुल दे लुक लाइक द रियल पेशेंट एंड द रियल एनवायरनमेंट। और इस चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं कि चेकलिस्ट है क्या चीज, और फिर रेटिंग स्केल या ग्लोबल रेटिंग स्केल जो है GRS जो है उस पर बात करेंगे कि विद एग्जांपल्स। Checklists are useful for assessing any competence or competency component that can be broken down into specific behavior or action that can be either done or not done। हमने प्रीवियसली भी ये डिस्कस किया, चेकलिस्ट से मुराद ये है कि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, सपोज दे आर 10 स्टेप्स, और हम ये देखना एज एग्जामिनर देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने उनमें से कौन सा स्टेप जो है मिस किया है या कोई मिसिंग नहीं हुई है। तमाम के 10 स्टेप्स वो अगर कर लेता है तो हम जस्ट टिक यस द स्टेप 1 हैज बीन डन करेक्टली और इनकरेक्टली, ये भी वहां पर आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रेटिंग नहीं करते, सिंपल हम डन और अनडन जो है ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं। It is recommended that poor detailed checklists should be avoided as they trivialize the task and threaten validity। ट्रिविलाइज से मुराद ये है कि उसके फिर जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें से लेस इम्पोर्टेंट मटेरियल क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं जो जरूरी नहीं होता, और ऑब्वियसली जब इससे क्या होगा, इसकी वैलिडिटी जो है ये कम हो सकती है। ग्लोबल रेटिंग प्रोवाइड अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सपर्टाइज देन डिटेल चेकलिस्ट। रेटिंग जो है इस लिहाज से फिर अच्छी है चेकलिस्ट से कि वहां पर न सिर्फ ये कि उसने किया या नहीं किया, बल्कि किस तरह किया इसकी भी जो है डिटेल वहां पर मौजूद होती है। तो मिसाल के तौर पर ये एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट फॉर द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। देयर आर 26 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, वी कैन से दैट स्टेप्स कह सकते हैं, दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स which should be they are related to the epidural anesthesia। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है ये स्टूडेंट जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देगा और इसकी या उसको प्रैक्टिकली उसके साथ इन्वॉल्व होगा, तो द एग्जामिनर्स विल डू दैट ईदर द स्टेप 1 वाज ओके एंड फाइन और इट वाज जस्ट नॉट ओके। तो ये जो इस तरह लेगा, यस मिसाल के तौर पर अलाउ सोल्यूशन टू ड्राई, उसने इसको ड्राई जो है किया या नहीं किया, या आस्क पेशेंट टू आर्च हर बैग, तो ये जो है किया या नहीं किया, तो इसको जो है हम कहते हैं चेकलिस्ट। अच्छा, ये एक दूसरा है सेंट्रल वेनस जो है कैथेटराइजेशन है, यहाँ पे ये सिमुलेशन पे होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे पेशेंट से पूछना, पेशेंट से इजाजत लेना, पेशेंट से, ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। So some years we have written as not applicable in, I mean not applicable, not applicable, not applicable। तो ये वो चेकलिस्ट है, और ये yes or no, yes or no, yes or no,
तो सपोज इंसर्टेड नीडल एट द करेक्ट एंगल, अगर उसने करेक्ट एंगल पे नीडल को इंसर्ट किया है तो यस, अगर करेक्ट एंगल पे नहीं किया था तो इट वाज नो। दैट इज एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट जिसमें से हम सिंपल वेरियस स्टेप्स पे पूरी प्रोसीजर को हम स्ट्रक्चरली जो है स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसमें से एक एक स्टेप जो है, एक एक कंपोनेंट जो है उसके फिर हम डन और नॉट डन के बेस पर जो है इसकी असेसमेंट करते हैं। This is the global rating, the rating scale which is used in a single encounter, for example, in ASCII, in addition to or instead of a checklist to provide overall global rating of performance across a number of tasks. तो ये एक स्केल है, थोड़ा सा ये क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं तो हम दूसरे एग्जांपल की तरफ जाएंगे, which is in the other slide. But before going to it, just if we look at here, these are the different steps: preparation for the procedure, respect for tissue, and overall performance. जो चेकलिस्ट था उस पे ये वाला कंपोनेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस ये नहीं था, नॉलेज ऑफ प्रोसीजर, फ्लो ऑफ प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग। अब इनमें क्या है, वहां पे चेकलिस्ट में यस नो रिस्पेक्ट और टिश्यू हो रहा था या नहीं हो रहा था। यहाँ पे देयर विल बी 1 2 3 4 5, यानी ये इसकी फिर ग्रेडिंग होती है कि अगर वो टाइम एंड मोशन जो इसका या इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग उसकी सही थी, बहुत सही थी, आला थी, या उसकी सही नहीं थी, बिल्कुल सही नहीं थी, तो इस तरह की जो है एक रेट जिस तरह लैकेट स्केल होता है उसी की बेस पर इसकी इस तरह की ग्रेडिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्लोबल रेटिंग स्केल फॉर द असेसमेंट ऑफ द सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन स्किल यूजिंग द सिमुलेशन। अब ये सेम पर्पस के लिए यूज होती हैं। दिस इज द चेकलिस्ट फॉर दैट सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन। और यहाँ पे जो हमने प्रीवियस डिस्कस की ये सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन जो है कैथराइजेशन, ये सेम वही पर्पस की, लेकिन दिस इज चेकलिस्ट एंड दिस इज द रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे जो देखे लिखा है नट कॉम्पिटेंट, बॉर्डर लाइन कॉम्पिटेंट एंड अबव एवरेज कॉम्पिटेंस, ये इसको जो है इस वजह से इसको कहते हैं कि दिस इज द रेटिंग स्केल। और इन तमाम प्रोसीजर पे जो असेसमेंट होता है एट द एंड, वो देखता है कि इसकी ओवरऑल एबिलिटी जो इस प्रोसीजर की क्या थी, ही वाज कॉम्पिटेंट या ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट, ही वाज ऑन द बॉर्डर लाइन, ही वाज कॉम्पिटेंट, फेयर था, एंड ही वाज एवरेज, ही वाज गुड, ही वाज वेरी गुड, ही वाज बेस्ट। तो इस तरह की जो है उसको हम फिर कहते हैं द ग्लोबल रेटिंग स्केल। Checklist development requires consensus by several experts on the essential behaviors, action, and criteria for evaluating the performance. This is important to ensure variety of content and scoring rules. और इसकी variety और content ensure करने के लिए ये expert जो है ये बहुत जरूरी, और एक नहीं number of expert जो हैं ये जरूरी होता है to develop a checklist. Evaluators who are trained in the use of checklist should be used, because उसपे ये होता है कि अगर वो चेकलिस्ट के बारे में उसकी इतनी फेमिलियरिटी नहीं है तो फिर अगेन जो है उसकी असेसमेंट थोड़ी सी बायस हो सकती है। रेटिंग स्केल जो है दे आर वाइडली यूज्ड टू असेस बिहेवियर और परफॉर्मेंस। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर असेसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स, generic competencies, and attitude. The essential feature of a rating scale is that the observer is required to make a judgment along a scale that may be continuous and that may be intermittent. An inevitable problem of rating scale is the subjectivity and low reliability of the judgment. अब what does this subjectivity mean? Subjectivity से मुराद ये है कि यहाँ पर जब अगर आप देखिए इस चेकलिस्ट में यहाँ पे जो ऑब्जर्वर जो है जब उसके रिपोर्टिंग लिखता है तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप उसने अगर बिल्कुल नेट कम्पिटेंट किया, बाकी में एवरेज था, कुछ में जो है बॉर्डर लाइन पे था। तो यहाँ पे जो रेटिंग करता है ये इट इज सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर कि वो उसने उसके चेकिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिख देता है, और उसकी ऑब्जर्वेशन पर जो है फिर यहाँ पर ये जो रेटिंग है ये भी उस पर डिपेंड करते कि वो लिखता क्या है, वो उसको किस नजर से देखता है। तो इसलिए उसकी और रिलेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर क्यों इसकी रिलेबिलिटी कम होती है,
ऑब्जर्वर उसको चेक कर रहा है, उसने सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, या तो ऑब्वियसली वो ऑब्जर्वेशन न होने की वजह से वो अपनी तरफ से यहाँ पे स्कोर लिख देता है। तो दैट्स उसकी रिलेबिलिटी जो है, उस तरह की रिलेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर वो बंदा जो इसको कोई भी इसको असिस्ट करे, यानी यार 3 असेसर्स और एक स्टूडेंट जो है एक एक्टिविटी कर रहा है, तो अगर तीनों उसको असेस करते हैं और उस तीनों की तीनों सेम स्कोर दे देते हैं, तो इट मीन दैट इज हाईली रिलायबल। लेकिन अगर तीनों में से जो असेसमेंट स्कोर है उस सिंगल एक्टिविटी को, वो उसमें काफी जो है कंट्रास्ट आ रहा है, उसमें काफी जो है कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं इन देयर स्कोर, तो फिर वी कैन से दैट दिस इज लेस रिलायबल। और यही एक प्रॉब्लम है विद द चेक लिस्ट एंड एज वेल एज द रेटिंग स्केल के साथ। एक स्पेसिफिक रेटिंग स्केल के साथ क्या है कि उसमें फिर ग्रेडिंग होती है, कि ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि हाउ ही इज ऑब्जर्विंग, व्हाट इज ओपिनियन, व्हाट ही थिंक, उसकी परसेप्शन क्या है। तो ये जो सब्जेक्टिविटी और रिलेबिलिटी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ। अदरवाइज अगर हम इसकी टेस्ट वैलिडिटी देखें तो इसकी वैलिडिटी जो है बहुत हाई होती है। To be fair to the students, however, multiple independent rating of the same student undertaking the same activity are necessary। और इस जो लो रिलेबिलिटी को किस तरह हम, या जो इसकी सब्जेक्टिविटी है, कि इसको किस तरह हम कवर कर सकते हैं, कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेटिंग, यानी रेटिंग जो रेटर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता कि इस एक्टिविटी के लिए उसने कितना स्कोर दिया है, दूसरे ने कितना स्कोर दिया है, तीसरे ने कितना स्कोर दिया है। तो दे विल बी ब्लाइंड टू ईच अदर, दे विल बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर वो इस तरह की रेटिंग दे दे सेम स्टूडेंट का और सेम एक्टिविटी का, तो उससे जो है उसकी असेसमेंट जो है थोड़ी सी अनबायस्ड होगी एंड जस्टिफाइड होगी। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ट्रेन द ऑब्जर्वर टू यूज द रेटिंग फॉर्म। ये भी बहुत जरूरी है कि चाहे सिर्फ ये नहीं कि नंबर इंक्रीज हो और वो सब की सब एक ही टाइम पे उसके असेसमेंट करें सेम एक्टिविटी की, बल्कि दे शुड बी ट्रेन हाउ टू यूज दैट रेट, उसको इस एग्जाम के बारे में, उसको उस रेटिंग स्केल के बारे में फेमिलियरिटी हो और उस फील्ड से उसका ताल्लुक हो, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नाउ व्हाट वी मीन बाय द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। यहाँ पे एक स्टोरी है, दो बंदे बैठे हुए हैं, वन ऑफ देम जो है he is just applying for a project for a job, और ये जो है एचआर है, तो ये उससे कह रहा है कि आई हैव डन a test and therefore have objective proof of my project skill। उसके टेस्ट के रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं, और ये उसको बता रहा है कि ये जो इसके रिजल्ट है, ये एक ऑब्जेक्टिव proof है about my project skills। In response, what the HR is saying, well, it demonstrate you know the theory। आज अपना टेस्ट अच्छा किया है, उस टेस्ट से उसके रिजल्ट से पता ही चल जाता है कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है। वी नीड टू असेस योर स्किल एंड एक्सपीरियंस इन द रियल वर्किंग एनवायरनमेंट। आप जो है प्रैक्टिकली किस तरह एक प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह उसको चलाएंगे, हाउ यू विल जस्ट डू ऑल दीज things which are relevant to these and which are the going parallel to that skill that project, हम वो देखना चाहते हैं। जवाब में ये क्या कहते हैं कि बट इन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ माई स्किल इज बेटर देन अ सब्जेक्टिव राइट। तो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है मैंने वो तो दैट वाज वेरी गुड, सो वो सही नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव। इन रिस्पांस इट्स एग्जैक्टली which is why we need to go beyond the knowledge। So let's discuss your experience across the project you have managed recently। तो इससे ये होता है कि हम स्टूडेंट्स की दोनों जो है असेस कर सकते हैं, असेस करेंगे, यानी हम उसके नॉलेज को भी असेस करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है, उसकी जो वी कैन से दैट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी आप कह सकते हैं, या जो उसकी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन है साइकोमोटर डोमेन है, ये भी हम असेस करेंगे। यहाँ से अगर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी में चले जाए वहां पे, तो इट मीन कि वहां पर हमने कहा कि देयर वर 3 डोमेन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। वन वाज द कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन वाज द दैट साइकोमोटर डोमेन, एंड द थर्ड वन वाज द अफेक्टिव डोमेन। इट मीन हम जब असेसमेंट करते हैं तो वी शुड कंस्ट्रक्ट द टेस्ट लाइक वी आर गोइंग टू असेस द कॉग्निटिव स्किल्स, वी आर गोइंग टू असेस द प्रैक्टिकल स्किल्स, और इन दोनों में हमने इफेक्टिव डोमेन जो है वो पैरेलल के साथ जाएगी।
So this is the objective structure clinical examination. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जो है ये डिस्कस करेंगे दिस ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और बाकी जो मेथड्स है उनको भी जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ